अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे मर्डर ट्रायल्स के हवाले से, यानी कि कत्ल। इसी हवाले से आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट फ़ारा खान। एडवोकेट फ़ारा क्रिमिनल लॉ में महारत हासिल रखती हैं और उन्होंने काफ़ी मर्डर ट्रायल्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलाए हैं। एडवोकेट फ़ारा की काफ़ी जजमेंट्स जो हैं वो हमारे लीगल डाइजेस्ट में रिपोर्ट हुई हैं और मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में सबसे यंगेस्ट लॉयर जो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं वो है एडवोकेट फ़ारा। अस्सलाम वालेकुम फ़ारा। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त। तो फ़ारा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये मर्डर का कानून क्या है? अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा-सा इस हवाले से बताएँ कि कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्या पेनल्टी है, क्या डेफिनिशन है? पाकिस्तान में कत्ल के जो का जो जुर्म है उसके अंदर जो प्रिंसिपल लॉ जो अप्लाई होता है उसको पाकिस्तान पीनल कोड कहा जाता है। जिसे हम फौजदारी जराइम के का जो बेसिक लॉ है वो कहते हैं। उसके अंदर जब ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन से पहले ये जो कानून थे ये बहुत सिंपल थे। और कत्ल का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल वैसा ही था जो यूके के लॉ के अंदर मौजूद है, जिसमें मर्डर, मैनस्लॉटर, फर्स्ट डिग्री मर्डर, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री मर्डर एंड थर्ड डिग्री मर्डर, ये कैटेगराइजेशन थी। मगर ज़ियाउल हक के दौर में जब इस्लामाइजेशन का एक प्रोसेस आया लॉ के अंदर खास तौर पे, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लेकर आई गई वो पाकिस्तान पीनल कोड का को इस्लामाइज करना था। जिसमें उन्होंने कुछ जराइम को कुरान और सुन्ना के मुताबिक करने की कोशिश की, और उस कोशिश में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर आया वो ये था कि कत्ल से रिलेटेड मुकदमात की का जो एविडेंशियली रेशो है और उनकी जो टर्मिनोलॉजी है और उनकी जो सजाएं हैं उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई। तो कत्ल जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन उसका जो नाम है वो मर्डर से चेंज करके 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कत्ल जो है वो इंट्रोड्यूस कराए उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड में, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी कत्ले अम्द है। जिसका जो अगर उसकी बेसिक अगर हम समझना चाहें तो बेसिकली कत्ले अम्द कहते हैं इंटेंशनल डेलिबरेट मर्डर को। अम्द का मतलब होता है नियत। तो अगर किसी ने पूरी नियत और तैयारी के साथ में और जानते बूझते किसी इंसान की जो है वो जान ली है, तो उसके ऊपर कत्ल अम्द की डेफिनेशन साबित होती है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है कत्ल की, उसे कहते हैं कत्ले खता। कत्ले खता जो है इट्स बेसिकली कत्ल विदाउट इंटेंशन, वेयर देयर इज मतलब जहाँ पे गलती हो, जहाँ पे इंटेंशन या मेंस रिया अवेलेबल नहीं हो, और किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की जान चले जाए, तो उसके ऊपर कत्ले खता की डेफिनेशन अप्लाई होती है। थर्ड कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी जो है वो कत्ले शिबाए अम्द है। कत्ले शिबाए अम्द के अंदर इंटेंट और मेन जो नियत और अमल दोनों शामिल हैं, मगर जो वेपन है अ, वो ऐसा वेपन का इस्तेमाल जो एक आम तौर पर कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के सर पे लकड़ी से वार किया जाए और उस वार की वजह से वो इंसान मर जाए, तो उसके ऊपर कत्ले शुबाए अम्द का चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है या डंडा जो है वो एक कन्वेंशनल मर्डर वेपन नहीं है। तो कत्ले शुबाए अम्द के अंदर नियत और अमल दोनों मौजूद हैं, मगर क्योंकि वेपन का इस्तेमाल फ़र्क है तो लिहाजा उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। उसके बाद जो आखिरी कैटेगरी है कत्ल की वो है कत्ले बिस्सबब।
कत्ल बिस्सबब में दोबारा से इंटेंशन जो है वो नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा काम आपने किया होता है बगैर इंटेंशन के, या आप रेकलेस एक बिहेवियर कह लें, जिसकी वजह से किसी इंसान की जान चली जाए, या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल है और उस इलीगल काम को करते हुए या उस काम को अंजाम देते हुए किसी इंसान की जान चली जाए, तो उसके ऊपर कत्ल बेसबब का चार्ज लगता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ऐसे है कि मैं अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोद के रखूं, और मुझे पता है कि रात में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और अंधेरा है, और अगर कोई गुजरेगा तो वो उसके अंदर गिर गिर जाएगा, उसको चोट लग सकती है या उसकी जान जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये करती हूँ और प्रिकॉशंस नहीं लेती, और उसकी वजह से अगर कोई इस गड्ढे में गिर जाए और उसकी जान चले जाए, तो आप कह सकते हैं कि इस पे कत्ले बेसबब की जो शिकें हैं पाकिस्तान पीनल कोड की, वो लग सकती हैं। इस्लामाइजेशन का ये जो प्रोसेस है पाकिस्तान में पीनल कोड को समझने के लिए या कत्ल के कवानीन को समझने के लिए, ये इसकी इसकी हिस्ट्री और इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कानून के अंदर, और जो एक पैरेलल, हम कहते हैं कि एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम या एक पैरेलल लीगल रिक्वायरमेंट्स जो बना दी गई इस्लामाइजेशन के बाद, उसकी वजह से कत्ल के मुकदमात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, और उसके अंदर कंप्लेनेंट को या जो मुद्दई है या जो उसकी अगर फैमिली में किसी का कत्ल हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द एविडेंस एंड उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं उनके चेंज होने की वजह से। तो जो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे 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 जनरल पब्लिक के दिमाग में मर्डर को समझने में, हमें लगता है कि मर्डर दैट इज अ होलसम टर्म, बट दैट्स नॉट द होलसम टर्म। दिस इज ये ऑल्टरनेटिवली हम हर एक किस्म के कत्ल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। तो कानून में मर्डर पीपीसी में कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। तो कत्ल का टर्म इस्तेमाल होता है और फिर उसके साथ में डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाते हैं, और उसकी जो है वो कैटेगरी या उसकी इंटेंसिटी सज़ा की भी और एविडेंशियरी का जो रेशो है वो भी चेंज होते जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर मर्डर से रिलेटेड या कत्ल से रिलेटेड कानून और टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल आपने सही फरमाया और बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि कितने टाइप्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के जो कत्ल होते हैं उनके एविडेंशियरी ट्रायल अलग होता है, उनकी सज़ा अलग होती है। तो अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा इसके बारे में आगाही दे सकें। जैसे कत्ल अम्द हमने डिस्कस की थी, पहली जो सबसे पहली कैटेगरी है कत्ल में, ये सबसे सिवियर इसमें सज़ा है। इसके अंदर डेथ पेनल्टी जो है वो सज़ाए मौत भी मौजूद है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मौजूद है, उम्र कैद की सज़ाएं भी होती हैं। और कत्ल अम्द की जो सज़ा है उसके अंदर जो सबसे जो मिनिमम सेंटेंस है, वो मिनिमम सेंटेंस जो है दैट इज 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब उससे कम 25 से कम इम्प्रिजनमेंट कत्लेआम के चार्ज के ऊपर नहीं लगती। जो एविडेंशियरी रेशो के बारे में जो मैं बात करी थी, वो एविडेंशियरी रेशो डिफर करता है दो सिचुएशन में। कत्लेआम जब ट्रायल होता है तो कत्लेआम के दो तरह के ट्रायल होते हैं, एक किसास के कवानीन के तहत जो इस्लामिक लॉ है, और एक आपका लॉ ऑफ लैंड विच इज जो आपका पीपीसी है जिसको हम जनरल लॉ कहते हैं। जब किसास के कानून के अंदर के तहत कत्ल का जो मुकदमा है वो चलाया जा रहा होता है, तो उसकी एविडेंशियरी रिक्वायरमेंट जो कानून ने पीपीसी ने खुद एक्सप्लेन कर दी और वो बता दी है, वो ये है कि अगर कन्फेशन कर लेता है अक्यूज, अपना जो है वो इकबाल जुर्म कर लेता है अदालत के सामने, तो उस सूरत में उसको किसास की सज़ा दी जाती है, और किसास जो है वो डेथ पेनल्टी है। दूसरा एविडेंशियरी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे ऐसे गवाह जो कानून शहादत के आर्टिकल 17 के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आर्टिकल 17 क्या होता है। तो उनके गवाहों, उनके बयानात की रोशनी में उसको इवैल्यूएट करते हुए जो कोर्ट्स हैं वो किसास की सज़ा दे सकती हैं, जो
की सजाए मौत है। आर्टिकल 17 कानून शहादत का एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कराता है जिसको कहते हैं तज़किया जो रिक्वायरमेंट है कि कौन विटनेस बन सकता है और कौन विटनेस नहीं बन सकता। उसको हमारी लीगल लैंग्वेज के अंदर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं तज़किया अल शहूद। ये एक इस्लामिक प्रिंसिपल है और इस्लाम इसका बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो गवाह बनने आ रहा है उसकी शख्सियत और उसकी जो अम, उसका जो ज़मीर है वो कितना साफ और कितना काबिल यकीन हो सकता है। तो इससे पहले कि वो गवाह मुल्ज़िम के बारे में गवाही दे, उसके किरदार को जो है कोर्ट इवैल्यूएट करती है तज़किया अल शहूद के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए। और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी होती है कि वो प्रोसिक्यूशन को ये एस्टेब्लिश करना होता है कोर्ट में कि ये जो विटनेस आया है, ये जो गवाह कोर्ट में आया है, ये जो है इसने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह कबीरा नहीं किया और उसके अलावा इसने कभी किसी क्रिमिनल ट्रायल में इसको सज़ा नहीं हुई है या इसका जो किरदार है उस सोसाइटी के अंदर वो दागदार नहीं है या वो अपने सोसाइटी में इस बात के लिए नहीं पहचाना जाता कि वो झूठा इंसान है या वो जो है इस्लामिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानता। तो ये कुछ इसका क्राइटेरिया है जो काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स के तहत इंट्रोड्यूस भी हुआ है हमारे लीगल सिस्टम में और हमारे प्रोसीजर लॉ का पार्ट भी है। तो ये दो रेशोज हैं जिनके बेसिस के ऊपर कोर्ट किसास की सज़ा डिटरमिन करती है। और किसास जो है अगेन इट्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट। जब इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस आया था जो इस्लामाइजेशन से पहले कत्ले आम अगर हम कहते थे जो फर्स्ट डिग्री मर्डर कहलाता था उसकी जो सज़ा थी वो सज़ाए मौत थी या उम्र कैद थी। और उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव हुआ केस तो कोर्ट 25 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगी, डेथ पेनल्टी नहीं देगी। लेकिन जब इस्लामाइजेशन का प्रोसेस आया तो उन्होंने किसास और दियत ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया और क्योंकि इस्लाम के अंदर ये एक प्रिंसिपल है कि जिसका कत्ल हुआ है उसकी फैमिली किसास मांग सकती है और माफ़ भी कर सकती है और कॉम्पनसेशन भी मांग सकती है जिसको बदले सुलह कहते हैं। तो ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल्स जो थे वो उसके अंदर अमलगमेट कर दिए और उसी अमलगमेशन की वजह से कत्ले अम्द की जो सज़ाएं हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो पहली सज़ा जो किसास की सूरत में होती है वो ये है कि अगर 2 रेशो एविडेंस के मिलते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था कन्फेशन और ऐसे गवाहों के बयानात जो कि तज़किया अल शहूद के प्रिंसिपल को पूरा करते हैं तो कोर्ट किसास की सज़ा सुनाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेथ पेनल्टी है। फिर अगर केस जो है वो किसास के पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरता या अगर उसमें किसास के प्रिंसिपल्स पूरे नहीं उतरते तो उस सूरत के अंदर जो जनरल लॉ है जो लॉ ऑफ लैंड है पीपीसी वो अप्लाई करेगा और सेकंड कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो है इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट की सूरत में और वो है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है। अगर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप सजाए मौत नहीं दे सकते या किसास एप्लीकेबल नहीं होता तो आप उसको 25 साल की सज़ा सुना सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल है सॉरी चौथा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि फिसाद फिल अर्ज़ का एक कॉन्सेप्ट भी कत्ले आम के अंदर मौजूद है। आप मुझसे तो पूछ लीजिएगा जहाँ पर भी थोड़ा सा चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा बट दिस इज हाउ कत्ले आम इज डिफाइंड इन पीपीसी। उसी के अंदर एक और उन्होंने प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा है जिसको फसाद फिलर्स कहते हैं। फसाद फिलर्स इज बेसिकली एंटी टेररिज्म के जो चार्जेस हैं जिसके अंदर कोई ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर टेरर आया है या सोसाइटी के फैब्रिक को शेक करने की कोशिश की है या इस तरीके से कत्ल हुआ है कि लोग जो है वो परेशान हो गए हैं या लोग जो है वो बहुत बहुत ही कोई सेंसेशनल किस्म का मर्डर है। तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करते हैं फसाद फिलर्स का और फसाद फिलर्स की जो सज़ा है वो सिर्फ सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। उससे कम सज़ा फसाद फिलर्स के अंदर नहीं दी जाती।
तो ये कत्लेआम की सजा है। उसके बाद कत्ल खता की सजा जो है वो ऑब्वियसली कत्ल खता इज स्लाइटर इन डिग्री, एंड कत्ल खता इज पनिशेबल ओनली विद द दियत अमाउंट, जो कि एक सिल्वर की क्वांटिटी जो पीपीसी में बता दी है, उस सिल्वर की क्वांटिटी के ऊपर कत्ल खता अगर किसी ने ऐसा कत्ल किया है जो कत्ल खता की कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ दियत है, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। कत्ल शिबा अम्द की जो सजा है वो 25 ईयर्स है, और उसके साथ में दियत की भी सजा दी गई है, यानी कि जो मुलजिम है वो दियत भी पे करेगा और उसको 25 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी फेस करनी पड़ेगी। कत्ल बेसबब की जो सजा है वो सिर्फ दियत है। मैं दियत अमाउंट आपको बता दूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ समथिंग विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ये कुछ वैल्यू ऑफ सिल्वर है। एक सेकंड, let me just confirm this. Okay, so the diyat amount is 30,630 grams of silver. जो स्टेट बैंक हर साल रिवाइज करता है कि इस साल दियत का अमाउंट क्या होगा, जो भी सिल्वर की वैल्यू होती है साल की, वो हर साल एक नया नोटिफिकेशन निकलता है। ये आप कोर्ट इसको कम नहीं कर सकती, ज़्यादा नहीं कर सकती। जो दियत अमाउंट सिल्वर की कीमत होगी उसी के हिसाब से इवेल्यूएट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है कत्ल की सजाएं डिफर करती हैं डेफिनेशन और उनके एलिमेंट्स के हिसाब से। एडवोकेट फराह, मुझे आपसे इधर एक सवाल पूछना है। जैसे आपने बात की दियत की, अब ये एक दियत की एक ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है या कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट डिटरमिन करता है कि यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक दियत करें? क्योंकि हमने काफी दफा देखा है कि लोग जो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट होता है, तो काफी लोग जो होते हैं कहते हैं कि कभी कभार फैमिली प्रेशराइज हो जाती है माफ करवाने के लिए, या कभी कभार लोग कहते हैं कि सोसाइटी के लिए अगर इस तरीके से आप लोग ब्लड मनी देके माफ करें तो एक प्रेसिडेंट सेट नहीं होता, और एक sort of जो मेन मकसद होता है लॉ का, जस्टिस का, टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स, वो नहीं हो पाता। तो क्या रिगार्डलेस ऑफ जिस किस्म का मर्डर है आप दियत आप दे सकते हैं, या कोर्ट डिसाइड करते हैं कि नहीं, इस सिचुएशन में दिस ऑप्शन इज अवेलेबल? अच्छा, दियत जो है दैट इज नॉट ब्लड मनी, ठीक है। दियत इज अ पनिशमेंट, ब्लड मनी इज अ कॉम्पनसेशन, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। जब मुद्दई जो है, गवाह का जो मुद्दई है वो, और मकतूल के फैमिली मेंबर्स, वो इस बात पे अग्री करते हैं कि जी हमें अपना राइट ऑफ किसास हम उसको फुरगो कर रहे हैं और हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उस कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन के अंदर बदले सुलह या ब्लड मनी, जिसको अब ज्यादा बेहतर तौर पे ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है, तो बदले सुलह जो है वो कोर्ट कहती है कि आप जो है वो विक्टिम की फैमिली को या मकतूल की फैमिली को जो है वो पे करेंगे। वो दियत नहीं है। दियत जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो सजा के तौर पे ऑर्डर करती है। ब्लड मनी की वैल्यू यस दियत से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वो वैल्यू है जो पार्टीज डिटरमिन करती हैं, या फैमिली जो विक्टिम की फैमिली है वो डिसाइड करती है कि हमें कितनी ब्लड मनी चाहिए। हमने अभी रिसेंटली, ये बहुत ही एक हीटेड डिबेट रही है पिछले 1-2 साल के अंदर, जब ये शाहरुख भदोई वाला केस कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तो काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल डिबेट इसके ऊपर शुरू हुई थी, जिसके अंदर फैमिलीज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया था, उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन किया था, और इस पूरे प्रिंसिपल को, ब्लड मनी के प्रिंसिपल को क्वेश्चन किया था कि जी आप कैसे माफ कर सकते हैं, या आप कैसे पैसे ले सकते हैं, या आप कैसे इतने ज्यादा पैसे मांग सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने आपके बच्चे का जो है वो कत्ल कर दिया। ये एक बहुत ही डिफरेंट और मोरल डिबेट है। अगर हम इसको कानूनी तौर पे देखें तो वो उनका राइट था। ब्लड मनी में बदले सुलह में जो पार्टीज हैं वो कोई भी अमाउंट डिसाइड कर सकती हैं। इसमें जो राइट प्रोटेक्ट किया गया है वो उनका प्रोटेक्ट किया गया है जो बहुत ज्यादा वुलनरेबल है सोसाइटी में। फॉर इंस्टेंस, अगर एक ऐसा इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है फॉर वट एवर रीजन, आई एम नॉट गोना डिबेट, मैं उसके मॉरल्स या उसकी उसकी करेक्टनेस को नहीं क्वेश्चन कर सकती, बिकॉज हम एक लीगल डिबेट कर रहे हैं। लेकिन कानून ने कोशिश ये की है कि ब्लड मनी डिसाइड करते हुए ऐसे किसी भी इंसान का राइट जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी के अगेंस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपना राइट ऑफ किसास को, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि ब्लड मनी
दियत से कम नहीं हो सकती, और उससे ज्यादा आप जितना वो पार्टी मांग सकते हैं वो मांग सकते हैं, लेकिन आप दियत से कम नहीं पे कर सकते। तो इन अ वे जो भी सिल्वर की जो वैल्यू उस टाइम पर होगी, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी कंसिडरेबल एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो जो कि विक्टिम की फैमिली को मिलेगी। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका राइट प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो जो इस सिस्टम की वजह से या एक नाइंसाफी की वजह से या किसी के प्रेशर की वजह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो गया। लेकिन हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि हम दियत को और ब्लड मनी को समझते हैं कि ये एक ही चीज है, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। व्हेनेवर द कोर्ट अनाउंसेस दैट कि दियत पे करनी है आपने, तो वो सजा है, और दियत और कन्विक्शन साथ में चलती है, सही है। अगर इम्प्रिजनमेंट और दियत दोनों मौजूद हैं तो आपको दियत पे करनी पड़ेगी, उसको फोरगो नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे फाइन लगता है। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी फौजदारी मुकदमात होते हैं उसमें कोर्ट फाइन भी लगाती है, जी और फाइन के साथ में ये लिखती है कि अगर आपने फाइन नहीं पे किया तो आप मजीद 2 साल या 2 महीने या 3 महीने के लिए जेल काटेंगे। लेकिन दियत में ऐसा नहीं है, आपको दियत पे करनी ही करनी है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर कन्विक्शन। जी So this is the concept, right? So diyat is not blood money. The value of blood money is, it should not be less than diyat. I think इस वजह से ज्यादा confusion है, क्योंकि कानून इतना क्लियर नहीं है। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट आता है वो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा आप दियत पे कर दें और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कॉम्प्रोमाइज लाइक। सही। तो फारा, अगर किसी पे कत्ल का इल्जाम है तो कोर्ट्स का क्या इस चीज पे एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द अक्यूज्ड की? क्या उनको बेल मिल जाती है या फिर क्या क्या होता है उसके आगे, कैसे ट्रायल चलता है? देखिए हमारा जो आई डोंट नो, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरी मेरी जो अप्रोच है क्रिमिनल लॉ को देखने की, वो थोड़ी हमारे लीगल सिस्टम से फ़र्क है। और शायद उसका रीज़न ये है कि मेरी हाई कोर्ट की अपील जुरिस्डिक्शन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रही है। तो मैंने बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट किया है हमारे जिस तरह से ट्रायल्स चलते हैं सेशंस के अंदर, खासतौर पर मर्डर ट्रायल जिस तरह चलाए जाते हैं, और जितना करप्शन हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर मौजूद है। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे ताकि मतलब इट्स ऑब्वियसली लोग इसको सुनेंगे तो उनकी नॉलेज के लिए है। मैंने रिसेंटली एक किताब का प्रीव्यू किया था, जो जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने एक किताब शाया की थी, डेथ पेनल्टी इन पाकिस्तान, इस टॉपिक के ऊपर। तो उनके साथ में उस प्रोजेक्ट पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया था और उनकी किताब को प्रीव्यू किया था। तो उसकी उसकी जब मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो मैं आई वाज लिटरली शॉक द वे, जिस तरह से हमारे मुल्क में ये ट्रायल्स चलते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स चलते हैं, और जिस तरह से कोर्ट they believe whatever the investigating agency is saying, and that is where the problem is. हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोग जो खासतौर पे जो बैरिस्टर्स होते हैं जो बाहर से पढ़ के आए होते हैं या जो यूके का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा एक फैसिनेटिंग किस्म का सिस्टम पढ़ाया जाता है। जज जो है वो अपना बायस चेंबर में छोड़कर आए, कोर्ट रूम में ना लेकर आए, बट अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम इज जो जो निज़ाम है खासतौर पे सेशंस कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, वो बहुत सफोकेटिंग है, क्योंकि सारे बायसेस लेकर वो कोर्ट में आते हैं। तो आपको हैरत होगी कोर्ट्स के अंदाज के ऊपर, उनके प्री कंसीव नोशन होते हैं, उनकी एक अपना एक बिलीफ होता है। वो एक इंसान को देखकर जज कर लेते हैं कि जी इसने जो है वो कत्ल किया है या इसने कत्ल नहीं किया, या इसके क्या सर्कमस्टांसेस थे। जो भी उसकी डिफेंस प्ली होती है उसको बहुत ही ब्रूटली एग्जामिन किया जाता है। और जो बेल का, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा बेल के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बेस करता है वेंजेंस के ऊपर। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम रिवेंज लें अक्यूज्ड से ट्रायल से पहले। उसको जितना हम जेल में रख सकते हैं, हम उसको जितना क्या कहते हैं इम्प्रिजेंट माहौल के अंदर रख सकते हैं, हम उस पर बिलीव करते हैं। जस्टिस, हम ट्रू जस्टिस पे बिलीव नहीं करते, हम ट्रायल पे बिलीव नहीं करते, हम एविडेंस इवैल्यूएट करने पे बिलीव नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली इस सारे प्रोसेस का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कंप्लेनेंट को या विक्टिम को होता है, जो एक्चुअली में अग्रीव्ड है और उसको सिस्टम में कोई नहीं समझ रहा। ना ना मुल्जिम की तरफ से कोई
कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ना कोर्ट्स की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है। कोर्ट्स का एक अपना रुझान है चीजों को देखने का। एंड आई थिंक आई वांट टू टेक दिस लिबर्टी बाय सेइंग दिस कि हमारे यहाँ पे मीडिया के हिसाब से एक फिजा बनती है। फॉर एग्जाम्पल, रेप केसेस, राइट? इफ रेप इज हीनियस, चाहे वो साल में एक दफा हो या साल में 336 दफा, बट अटेंशन उस वक्त मिलती है जब मीडिया के ऊपर आना शुरू होता है कि ओ एक रेप हुआ है। तो आप देखेंगे कि पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक एक रेवोल्यूशन आता है फॉर सम टाइम, और वो उसको समझते हैं कि जी बस अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कर्टेल करें, इन लोगों को जेल के अंदर बंद करके रखें, उससे रेप होना बंद हो जाएगा। उससे रेप होना बंद नहीं होगा। रेप उस वक्त बंद होगा जब आप उसको जस्टिस देंगे। इसी तरीके से मर्डर ट्रायल के अक्यूज को जेल में बंद रखने से मर्डर खत्म नहीं होंगे। मर्डर तब खत्म होंगे जब आप मर्डर ट्रायल को चलाएंगे और उनको जस्टिस देंगे। तो जो प्रिंसिपल है बेल का हमारे यहाँ पे, वो सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर लेड डाउन है सेक्शन 497 के अंदर, जिसमें आप पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उस प्रिंसिपल्स के अंदर एक प्रोहिबिटरी क्लॉज के नाम से एक प्रोवाइजो इन्होंने डाला हुआ है, और उस प्रोवाइजो के अंदर मर्डर फॉल्स विद इन दैट प्रोवाइजो, और उसमें बेल नहीं दी जाती जनरली। तो बेल का केस प्रूव करने के लिए जो अक्यूज है उसको प्रिविलेज देना पड़ता है, उसको कोर्ट के सामने स्टेब्लिश करना पड़ता है कि नंबर वन, उसका या तो केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का केस है। ये एक टर्म है हमारे सीआरपीसी में, जिसका क्या मतलब है वो सीआरपीसी ने हमें नहीं बताया, बट हम बहुत सारे केस लॉस को जब एग्जामिन करते हैं तो उसकी जो मतलब मुझे समझ में आया आज तक, वो ये है कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का जो भी डिफेक्ट है, जिसकी वजह से कोई ऐसा सिरा जिसको सिर्फ ट्रायल के जरिए साबित किया जाएगा, और जब तक कि वो साबित ना हो, ये साबित नहीं हो सकता प्राइमा फेसाई के अक्यूज उस कत्ल में इन्वॉल्व है। तो या तो वो मर्डर के मुकदमात के अंदर कोर्ट में ये साबित करें कि जी उनका केस फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में फॉल करता है, या फिर स्टैट्यूटोरी डिले। स्टैट्यूटोरी डिले से मुराद ये है कि अगर ट्रायल चलते हुए 2 साल का अरसा हो गया है आदमी के लिए, और अगर औरत अक्यूज है तो 1 साल का अरसा हो गया और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो वो स्टैट्यूटोरी ग्राउंड्स के ऊपर बेल मांग सकती है। उसके अंदर एक लिमिटेशन जो अक्यूज के फेवर में नहीं जाती, वो ये है कि अगर डिले अक्यूज की तरफ से है, अगर अक्यूज की एडजॉर्नमेंट की वजह से डिले कॉज हुआ है, तो आप स्टैट्यूटोरी डिले के ऊपर बेल नहीं मांग सकते। और तीसरा इसके अंदर जो प्रिविलेज दिया गया है वो जेंडर और एज पे दिया गया है। फीमेल आर कंसिडर्ड फेवरेबल फॉर बेल इवन इफ अगर वो मर्डर का केस हो, तो बिकॉज उनको एक स्टैट्यूटोरी प्रोटेक्शन दी हुई है उनके जेंडर की वजह से, तो उनको बेल फेवर की जाती है। उसके अलावा एज के अंदर जुवेनाइल्स को स्टैट्यूटोरी प्रोटेक्शन है। मर्डर इवन अगर वो मर्डर के केस के अंदर भी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो उनका केस कंसिडर किया जाएगा, लीनियंसी दी जाएगी उनको बेल। और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ओल्ड और इन्फॉर्म इंसान है तो उसको भी बेल दी जा सकती है। अच्छा, ओल्ड और इन्फॉर्म की कोई लिमिटेशन कानून ने बताई नहीं है, तो आपको ऐसे भी जजमेंट्स मिलेंगे जिसमें 65 को कंसिडर किया है कि भाई ये ओल्ड और इन्फॉर्म है, और ऐसे भी केसेस मिलेंगे जिसमें 85 ईयर्स को भी कंसिडर नहीं किया एज ओल्ड एंड इन्फॉर्म। तो देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, कोई एक तवाजुन नहीं है, क्योंकि ओपिनियंस जजेस के मैटर करते हैं, सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। जनरली कोर्ट्स का जो रुझान, जैसे मैं आपको पहले बताया, कत्ल के मुकदमात में फैक्ट्स से डिटरमन होता है। अगर केस के फैक्ट्स बहुत सेंसेशनल किस्म के हैं, अगर केस के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट्स जनरली सिंपथाइज करती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ सिंपथाइज करती हैं कंप्लेनेंट की तरफ। और उन सिचुएशंस के अंदर जो नुकसान होता है वो अक्यूज को ट्रायल के दौरान बहुत नुकसान होता है। और प्री प्रोसिक्यूशन आपको जजमेंट्स मिलेंगे, प्री प्रोसिक्यूशन कोर्ट प्रोसीजर मिलेगा, एक अनड्यू एडवांटेज आपको दिखेगा कि प्रोसिक्यूटर को या प्रोसिक्यूशन को एक अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें, मगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि उस वक्त
सज़ा क्या है, मुल्क की जो सज़ा है वो बेसिकली हमारे जो जजेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग तो मैं नहीं बोलूँगी मगर उनकी कंसिडरेशन सही, केस की तरफ डिसाइड। बिल्कुल, मतलब काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं एक ट्रायल के अंजाम जानने के लिए। ये आप कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सही। फैक्टर्स इन्वॉल्व। सही। तो हम इसी के साथ जो है अपना प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप पहुँचे हैं। फ़राह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही तफ़सील से जो है कत्ल के हवाले से हमें एक डिटेल्ड बताया कि कानून में क्या है, पेनल्टी क्या है और बेल के हवाले से आपने हमें बताया। तो आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी इस हवाले से जानकारी हुई होगी और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।